नमस्कार, सोनम्स एक्सप्लेनर्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कतर और यूएई के दौरे के बारे में जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत पुराना टॉपिक है और इस पर तो बहुत सारी चर्चा पहले से ही हो चुकी है, तो मैं इतनी देर बाद क्यों इसके ऊपर व्लॉग कर रही हूँ। तो मेरा चीज़ों को करने का अपना एक तरीका है, मैं कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ों को सोच समझकर उन पर कमेंट किया जाए। मुझे पता है कि अगर आप रियल टाइम में किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और बहुत ज़्यादा आपका कमर्शियली भी फ़ायदा होता है। बट मेरा चीज़ों को करने का अपना एक तरीका है एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं यूएई की, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पर्सनली प्रेजेंट थे एक हिंदू मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि ये वेस्ट एशिया का पहला हिंदू मंदिर नहीं है। बहरीन में भी एक हिंदू मंदिर है जो ऑलमोस्ट 200 साल पुराना है। ये उस दौर से बना हुआ है जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। साथ ही साथ अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान की जो कैपिटल है मस्कट, वहाँ भी 2 हिंदू टेम्पल हैं जो फुली फंक्शनल हैं। रोज़ाना वहाँ पर सैकड़ों हिंदू डेवोटीज़ प्रेयर करते हैं। फिर अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई की जो कैपिटल सिटी है दुबई, वहाँ पर भी पहले से 2 हिंदू मंदिर बने हुए हैं, वो भी फुली फंक्शनल हैं। तो इस मंदिर की ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है और यूएई की जो लीडरशिप है उनका भी भारत के लोग बहुत धन्यवाद करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा है कि इस मंदिर की जो ज़मीन है वो यूएई के जो रूलर हैं या प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने गिफ्ट की थी हिंदू कम्युनिटी को 2019 में। और उसके कुछ देर बाद ही मंदिर का निर्माण जो है उसकी शुरुआत की गई थी। सबसे प्यारी बात इस टेम्पल की ये है कि इसकी जो ज़मीन है वो एक मुसलमान ने गिफ्ट की जो यूएई के रूलर हैं। तो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो एक क्रिश्चियन हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, वो एक सिख हैं। साथ ही साथ जिन्होंने फाउंडेशन इस मंदिर की डिज़ाइन की वो एक बुद्धिस्ट हैं। और जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस पूरे मंदिर के निर्माण के लिए, इट इज़ ओन्ड बाय पारसीज़। तो इसके जो निर्माण की ही अगर हम बात करें तो बहुत ही एक खूबसूरत सा मैसेज देने की कोशिश की है बैप्स ने, जिनके दुनिया भर में 3800 से ज़्यादा मंदिर हैं और मिलियंस ऑफ डेवोटीज, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो ये जो मंदिर है ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहला ऐसा हिंदू मंदिर है वेस्ट एशिया में जिसको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है। ये एक स्टोन टेम्पल है और इस मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं विच रिप्रेजेंट द 7 एमिरेट्स ऑफ द यूएई। इस मंदिर में 2 डोम भी बनाए गए हैं जिनका नाम है डोम ऑफ पीस एंड डोम ऑफ हार्मनी। और अगर आप बैप्स की जो लीडरशिप है उनके बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पर। उन्होंने दुनिया भर में ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस का मैसेज दिया है और यूएई की लीडरशिप का भी उन्होंने बार-बार तहे दिल से शुक्रिया किया है, प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया है। तो सबसे पहले तो मैं भी प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो पूरा खित्ता है या फिर जिसको हम गल्फ रीजन कहेंगे, इसके ऊपर एक रीडिफाइंड फोकस वो लेकर आए। ये जो पूरा खित्ता है ये पाकिस्तान इसको बहुत देर से अपने एक एक्सक्लूसिव प्रिजर्व के तौर पर यूज़ करता आया है या मिसयूज़ करता आया है। पाकिस्तान ने हमेशा अरब्स को ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि क्योंकि हम सब मुसलमान हैं तो हम भाई हैं, बाकी सब जो हैं वो आपके दुश्मन हैं। और अगर आप देखें तो आज भी जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर जो उनकी यूट्यूबर कम्युनिटी है, जिनमें से कुछ की रसोइयाँ तो भारत के लोगों की वजह से ही चलती हैं, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं अरब्स को डिसइन्फॉर्मेशन का शिकार करने की। उनका मानना ये है कि हिंदुओं ने जो है वो कहीं न कहीं अरब वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश की है और वो अपने मंदिर वहाँ बना रहे हैं, जबकि अभी तक तो मुसलमान जो हैं वो दुनिया भर में जाके मसाजिद बनाते थे।
तो ये सच है कि जो दुनिया की दूसरी मस्जिद थी, वो भारत में बनी थी, केरला में बनी थी, बट मैं इस तरह के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर कोई जो होता है, वो आपकी तरह नहीं सोचता है। इनफैक्ट हम अपना मंदिर वहीं पर बनाते हैं, जहाँ पर लोग हमारे मंदिर को रिस्पेक्ट देंगे, जहाँ पर कोई खुशी से हमारे रिलिजन को समझने की कोशिश करेगा, जैसे यूएई की लीडरशिप ने की। कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आया था ट्विटर के थ्रू, उनके सवाल थे कि ऐसा मंदिर क्यों अब इस्लामाबाद में नहीं बन सकता? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हिंदू मंदिर जो होता है, इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। हम जब भी कहीं मंदिर बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स होते हैं। वो किस तरह की जगह है, उसके नीचे कहीं गटर, कोई नाला तो नहीं है। हम एनर्जीज़ में बिलीव करने वाले लोग हैं। अगर इनफैक्ट अगर आप दक्षिण भारत की तरफ आएँगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो बाकायदा एनर्जी पॉइंट्स होते हैं मंदिर के अंदर। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप उन पॉइंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, उन पर बैठकर आप जो एक पॉज़िटिव ऊर्जा होती है, उसका आनंद ले सकते हैं। तो हिंदू मंदिर इज़ नॉट जस्ट अनदर प्लेस ऑफ वर्शिप। और इस्लामाबाद में तो वैसे भी हमें बिल्कुल मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी कैपिटल है जो खून से सनी हुई है, हिंदुओं के खून से, सिखों के खून से और बलोचों के खून से। हाल ही में मैं सुन रही थी जो बलोच फेस अभी उभर के आ रहा है महारंग बलोच साहिबा का, वो भी कह रही थी कि इस्लामाबाद की जो हर एक ईंट है, वो बलोच लोगों के खून से सनी हुई है। ये उनका हक मार के पाकिस्तान की फ़ौज ने जो रिसोर्सेज़ का एक डिस्प्रपोर्शनेट किस्म के रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल किया है इस्लामाबाद को बनाने के लिए। तो वी आर प्रीटी गुड विदाउट हैविंग टेम्पल इन इस्लामाबाद, क्योंकि हमारे जो मंदिर हैं वो दुनिया भर में शांति का मैसेज देते हैं, और हमें कहीं पर भी ऐसी जगह में अपना मंदिर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जहाँ पर हमारे भगवानों को गालियाँ दी जाएँ, उनका अनादर किया जाए। हम उस तरह के लोग ही नहीं हैं जो आक्रामक, जिनकी सोच हो कि ज़बरदस्ती कहीं पर जाकर अपना रिलिजन हम किसी पर थोपें। सो इस्लामाबाद में मंदिर नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। हमें ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर मंदिर बनाने की, और पिछले कुछ दिनों में बनाने की बात हुई थी, और वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बवाल किया कि हम तो इस्लाम का किला है पाकिस्तान, उसकी कैपिटल में मंदिर नहीं बनने देंगे, और फिर वहाँ की कोर्ट इन्वॉल्व हुई, बट अभी भी उस मंदिर के निर्माण की कौन-सी स्टेज पे वो है या कुछ उस पर बात आगे बढ़ी, इसके ऊपर आपको पब्लिक रिकॉर्ड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी ये डेवलपमेंट है, एंड प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल जो उनकी टच रही है टुवर्ड्स द मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, मिडल ईस्टर्न आउटरीच, अ, तो हम उनको इस बात का बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे सकते हैं। अब चलते हैं कतर। तो जैसा कि आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि इस पर भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि कतर ने हाल ही में हमारे 8 जो वेटरन्स थे या नेशनल्स थे, उनको रिहा किया था, जिनके ऊपर अक्टूबर में लास्ट ईयर 2023 में ये उनके ऊपर हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई है। हालाँकि कतर की जो सरकार है, उसने कभी भी ये क्लियर नहीं किया कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात थे, क्या उनके ऊपर चार्जेस थे। ये हमें पाकिस्तान की मीडिया और अल जज़ीरा जो कतर का स्टेट मीडिया है, उससे पता चला कि इनके ऊपर ये चार्जेस थे कि ये इज़राइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, जो कि मैं मानती हूँ कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी कतर के पास इस बात का सबूत होता कि ये एस्पियोनाज में मुलविस थे, तो ये लोग कभी भी छूट कर नहीं आते, क्योंकि कतर को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो कतर एक बहुत ही मैवरिक किस्म की उसकी फॉरेन पॉलिसी भी रही है। काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक किस्म की फॉरेन पॉलिसी है कतर की, इवन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद अदर अरब स्टेट्स। अगर आपको याद हो तो 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुआ था, तो उस टाइम पर जितने भी ये अरब देश हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन,
यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में आ गए थे क्योंकि जो ये अरब कंट्रीज़ हैं इनकी कोई इज़राइल के साथ ये उस तरह से नहीं लड़ पा रहे थे जिस तरह की वहाँ के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि ये डर था ये इन डिक्टेटरशिप्स के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग यहाँ का जो तख्ता है वो पलट देंगे। तो उस टाइम पर भी कतर ने वहाँ के जो ऑपोज़िशन ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट किया और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया, यूएई इजिप्ट इन सब देशों की तरफ से कतर पर ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है हमेशा से कि ये इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स जो एंटी सऊदी ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि कतर का ईरान और टर्की के साथ भी अपना ही एक नेक्सस चलता है और ये दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं टर्की और ईरान इनकी दुश्मनी है सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ और इनका अपना ही एक नेक्सस चलता रहता है। तो इस वजह से भी कतर को लेके जो दूसरे अरब देश हैं, वो बहुत ज़्यादा वेरी हैं और 2014 में तो सऊदी अरेबिया में और यूएई में अल जज़ीरा पर बैन भी लगा दिया गया था। इनफैक्ट इजिप्ट में भी अल जज़ीरा पर बैन लगा दिया गया था क्योंकि अल जज़ीरा जो है वो स्टेट मीडिया है कतर का और वो जो उनकी लीडरशिप की जो आइडियोलॉजिकल पोज़ीशन होती है हमेशा उसको आगे लेकर आता है। जिस वजह से इन सब देशों में जो है वो जो वहाँ के रेजीम्स थे, उनके अगेंस्ट एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही थी। अगर आप बात करें मुस्लिम ब्रदरहुड की जो एक इजिप्शियन इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप है उसको भी कतर ने शरण दे रखी थी। फिर साथ ही साथ अगर आप हमास की बात करें तो हमास की जो सारी लीडरशिप है वो भी कतर में बैठती है। तालिबान ने अपना पहला ऑफ़िस जो है कतर में खोला। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो 9/11 का मास्टरमाइंड था खालिद शेख मोहम्मद जो पाकिस्तानी नेशनल था, उसको भी कतर ने अपने यहाँ एक ऑनरेरी जॉब दे रखी थी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। तो कतर की जो अगर आप इमेज देखें इन द अरब वर्ल्ड भी वो कोई ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है। ऑल दीज़ कंट्रीज़ आर वेरी वेयरी ऑफ Qatar because it's a small country but it has always been punching much above its weight. उसका रीज़न ये है कि सिर्फ 26 से 27 लाख इनकी आबादी है बट इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इनके पास नेचुरल गैस है जो भारत भी इनसे खरीदता है और जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके दुनिया भर में कंसर्न्स उभर रहे हैं तो सबकी कोशिश है कि थोड़ा-सा हम जो क्लीनर एनर्जी है उसकी तरफ जाएँ जिसकी वज़ह से कतर जो है वो माला-माल है। और हाल ही में भारत ने भी एक लॉन्ग टर्म पैक्ट किया है कतर के साथ एक पूरे डेकेड के लिए, अगले एक पूरे दशक के लिए, जिसकी वैल्यू इज़ समव्हेयर अबव 80 बिलियन यूएसडीज़ और इस पर भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि स्पेकुलेशंस हैं कि क्या ये डील जो हमने की है उनके साथ, इसी के बदले में जो हमारे नेशनल्स हैं, उनको कतर ने छोड़ा है। तो ज़रूर ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कतर ने इन लोगों को फँसाया ही इसलिए था कि हम उनके साथ ये डील करें। तो जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, सबके अपने इंटरेस्ट्स होते हैं और सब एक-दूसरे को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का ये भी पूछना था कि क्या ऐसा भी है कि हमने कुछ एक्सचेंज में उनको ऐसा दिया हो जिससे हमें आगे चल के कुछ नुकसान हो सकता है? तो आई एम श्योर कि जहाँ कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, वहाँ कुछ डिसइंसेंटिव्स भी होते हैं बट एज़ द कॉमन सिटिज़न्स हम सबके पास वो इन्फॉर्मेशन कभी आती नहीं है। हमें ये कभी नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली क्या डिसइंसेंटिव था और क्या कोई हमने कॉस्ट बेयर की है इन लोगों को छुड़ाने के लिए। तो ये चीज़ें दुनिया भर में होती हैं। सब देश जो हैं वो कोशिश करते हैं अपने नेशनल्स को रेस्क्यू करने के लिए। पर हमें जिस बात पर खुश होना चाहिए वो ये है कि हम अपने लोगों को वहाँ से छुड़ा पाए क्योंकि कतर जो है एक ऐसा मुल्क है लाइक आई सेड कि वो काफ़ी एक इंडिविजुअलिस्टिक किस्म की उनकी फॉरेन पॉलिसी है दुनिया भर के साथ वो
टर्की के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका का तो वहाँ पर बेस है, 10,000 से ज़्यादा उनके सोल्जर्स जो हैं वो स्टेशन्ड है और हाल ही में अमेरिका ने कतर की ही मदद ली थी अपने नेशनल्स को छुड़ाने के लिए, जो उनके लोगों को हमास ने किडनैप कर रखा था। तो कतर की जो अपनी एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और मैं ख़ास तौर पे इस बात की बहुत सराहना करना चाहूँगी प्रधानमंत्री मोदी की या फिर हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी की। क्योंकि एक ऐसी कंट्री के साथ डील करना अ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो भारत ने इतना अच्छा एक बैलेंस बनाया हुआ है मिडल ईस्ट में। हमारे यूएई के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर हम ईरान की तरफ आ जाएँ तो ईरान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब कतर के साथ भी हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर द लास्ट डील। They've been like pretty better than they were before. तो ये बैलेंस बना के चलना आई थिंक हर कंट्री में ये हुनर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम सबको अपने साथ लेके चलते हैं। हमारा एक ऐसा देश है जब यहाँ पर G20 का समिट हुआ तो अमरीकी और जो रशियंस हैं वो भी आमने-सामने बैठे। वी मेड देम टू एग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ती है एंड स्पेशली क्वाइट डिप्लोमेसी अवे फ्रॉम द मीडिया ग्लेयर। अगर आप देखें ये जो हमारे 8 लोगों को कतर ने पकड़ रखा था, तो उस पर भी ऑपोज़िशन ने भारत की सरकार को बहुत घेरा और ठीक है, घेरना भी चाहिए था। पर भारत सरकार ने उसको इतने अच्छे से हैंडल किया, कुछ आपको मीडिया में ऐसा नहीं है कि कोई जिंगोइस्टिक किस्म का नैरेटिव नज़र आया। एटलीस्ट जो लोग सरकार को रिप्रेज़ेंट करते थे, वो इसमें आपको नहीं इन्वॉल्व दिखे। बहुत ही क्वाइट तरीके से कतर की गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस हुई हैं। ये बात ठीक है कि हमने हायर कोर्ट में अपील की थी और इस कोर्ट के बाद भी एक कोर्ट थी जहाँ हम अपील कर सकते थे। पर जनरली कतर में उन्हीं लोगों को डेथ सेंटेंस दी जाती है, जिनके लिए वो श्योर होते हैं कि इनको हमने लटकाना है। और ज़ाहिर-सी बात है जब आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप इज़राइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, तो ये बहुत ही सीरियस मामला हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में अगर आप देखें पाकिस्तान एक अकेली मुस्लिम कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कतर बहुत देर से कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करे और बहुत मुश्किल से उनका एक एमओयू साइन हुआ था एक इटालियन कंपनी के साथ जो उनके लिए सबमरीन्स बनाने वाली थी। हालाँकि वो जो एमओयू है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो सारा का सारा जो उनका वो कंपनी है वही डिसमेंटल हो गई जो अ, इटालियन शिपिंग कंपनी के साथ डील कर रही थी, जिसके लिए ये लोग काम भी कर रहे थे। दहरा कॉर्पोरेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ये एक संगीन किस्म का इल्ज़ाम था और हमारा जो शक है वो इसलिए भी अ, वैलिड है कि ये सारा जो मन घड़त जो कहानी थी ये पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के भी कतर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हाल ही में जो मौलाना डीज़ल जिनको कहा जाता है पाकिस्तान में फ़ज़ल-उर रहमान वो भी कतर गए थे हमास की लीडरशिप के साथ वहाँ मिले, वहाँ जाकर उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी बहुत रोना-गाना किया। अगर आप देखें जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप उसके जो सिक्योरिटी थी टेरिटोरियल वाटर्स की बात करें एयर सिक्योरिटी की बात करें, लैंड सिक्योरिटी की बात करें, तो अ, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें टर्की भी इन्वॉल्व था, यूएस के भी ट्रूप्स थे, यूके के भी ट्रूप्स थे। बट अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपने सबसे ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ भेजे थे। ऑलमोस्ट 4500 पाकिस्तानी ट्रूप्स वर इन कतर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड कप। तो कतर और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा से अरब कंट्रीज़ से भारत को दूर रखने की कोशिश की है। उनको ये बताकर कि भई ये तो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये तो एक हिंदू मुल्क है और जबकि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं।
तो कहीं न कहीं ये घबराहट भी आपको पाकिस्तानियों में नज़र आएगी और आप देखते ही होंगे कुछ लोगों के व्लॉग्स कि किस तरह से जो भारत है वो धीरे-धीरे पाकिस्तान को रिप्लेस करता जा रहा है यूएई में। पहले जहाँ वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत चीज़ों के लिए रिलाई करते थे, अब कतर और इंडिया जो हैं उनके बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी है। इनफैक्ट हमारे बीच में एक्सचेंज ऑफ प्रिज़नर्स का भी प्रोविज़न है और इसीलिए यहाँ पर जो भारत में घबराहट नज़र आ रही थी व्हेन दीज़ पीपल वर गिवन डेथ पेनल्टी कि अगर इनको किसी तरह से कोई सज़ा दी गई होती, जो मौत की सज़ा ना होती, तो हम कम से कम एक्सचेंज ऑफ प्रिज़नर्स के लिए ऑप्ट कर सकते थे। बट एज़ दे से ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल। तो पाकिस्तानियों की जो घबराहट है वो भी लेजिट है कि उन्होंने हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है उन्होंने अरब दुनिया को यही चूरन बेचा है कि हिंदुस्तानी आपके दुश्मन हैं, हिंदू जो है वो आपका दुश्मन है, यहूदी आपका दुश्मन है। तो अब अगर आप देखें अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, साथ ही साथ दूसरे भी जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो धीरे-धीरे इज़राइल के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको बेहतर करते जा रहे हैं। तो इस वजह से भी पाकिस्तान में बहुत घबराहट है और हम ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर अ, बहुत बार सिक्योरिटी के लिए रिलाई करती हैं। सऊदी ने भी यमन में पाकिस्तान की मदद माँगी थी। अज़रबैजान में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो उनको ये भी डर है कि किसी तरह ऐसा ना हो कि इंडिया हमें उस स्फ़ेयर में भी टेक ओवर कर ले। इनके जो लोग हैं ये अरब कंट्रीज़ में बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये सारी की सारी जो स्टोरी है, ये आईएसआई ने कॉन्कॉक्ट की हो और फिर जो कतर की जो लीडरशिप है, उनको मिसलीड किया हो। बट मेरे ख़्याल से इससे बड़ी टेस्टिमनी इन लोगों की ना गिल्टी होने की कुछ नहीं हो सकती कि ये लोग वापस घर आ गए हैं। लाइक आई सेड कि अगर इनके पास सबूत होता कि ये लोग सच में इन्वॉल्व्ड थे इन एस्पियोनाज फॉर इज़राइल ऑफ ऑल द कंट्रीज़ इज़राइल, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इनको बचाया जा सकता था किसी भी कीमत पर।